रात 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को सुबह 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रथम चरण में योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है, जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध, गैर डिजिटलाइज जन्म मित्र प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, दुकान पंजीकरण, भूमि की जानकारी, ये सारी चीजें उन्हें उपलब्ध हो सकेंगी। नागरिक जो है घर बैठे ये सेवाएं उठा सकेंगे। इसका लाभ मुख्यमंत्री बघेल की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इस योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 मई से प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले सभी जिलों में प्रशासनिक कसावट लाने की तैयारी शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम इसी सिलसिले में आज रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इलेक्शन के पहले ही सरकार इलेक्शन मोड में आ गई है। सभी जिलों में प्रभारी सचिवों की नियुक्ति हो गई है। मंत्री अब खुद जिलों के दौरे पर निकलने लगे हैं। समीक्षा बैठकें होने लगी है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम है, रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहें मंत्री जी, इलेक्शन मोड में आ गई है सरकार? सरकार काम करने वाली सरकार है, चाहे चुनाव हो कि नहीं हो, पर बैठकें बराबर होती रहनी चाहिए, जिससे प्रशासनिक कसावट भी हो और लोगों की जो ज़मीनी हकीकत है वो भी उससे भी जानकारी मिल सकता है जी। वही माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हर विधानसभा में जा रहे हैं जी, हर जिले में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, पूरे दिन भर वहाँ रहेंगे जी। तो उससे पहले एक सभी प्रकार की जो काम है पेंडिंग न रहे, चाहे वो मौजी भुगतान का हो, चाहे मजदूरी भुगतान का हो, या अन्य कोई जो काम हो जी, उसके लिए हम लोग सभी जिलों में जाकर और अधिकारियों की बैठक लेंगे, समीक्षा करेंगे। कहाँ कोई कमी तो नहीं है जी। रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलेगा जिस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही है सीएम के दौरे को लेकर। बिल्कुल रिस्पांस मिलेगा उसमें, क्योंकि हम लोगों ने किसानों के लिए भी काम किया है, आदिवासियों के लिए भी काम किया है, पढ़ाई के लिए बेहतर अच्छा हो सकता है वो काम किया है। तो अपने जो काम के आधार पर हम जाएंगे जनता के बीच में और उनकी फीडबैक लेंगे। अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा सरकार का? कोई मास्टर स्ट्रोक इसमें नहीं है, लेकिन जनता की स्थिति और जनता की मांग के अनुसार काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस उत्साह से काफ़ी लबरेज है। लगातार मंत्री जो है दौरे पर निकल गए हैं। प्रशासनिक कसावट की तैयारी की जा रही है। मिशन 2023 की तैयारियों से लेकर इसे जोड़ा जा रहा है। अविनाश पाठक, IBS24 रायगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक अहम बदलाव किया गया है। महामंत्री अमरजीत चावला को प्रभारी महामंत्री संगठन का दायित्व सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह आदेश जारी भी कर दिया। यह आदेश जारी होने के बाद अमरजीत चावला ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने ये कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी की रीति नीति पर आगे बढ़ना उनकी प्राथमिकता होगी। बड़ी जिम्मेदारी है और कठिन जिम्मेदारी भी है। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल के साथ जो हम बहुत अच्छा काम हमारी सरकार भी कर रही है, संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तमाम कांग्रेस परिवार और सभी वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के साथ निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करूंगा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा धमतरी दौरे पर हैं। यहां भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग में शिवरतन शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि धोखे से एक बार जीत गई है तो कांग्रेस की स्थिति मुंगेरी लाल जैसी बन गई है। आने वाले 2023 के चुनाव में पता चल जाएगा कि कांग्रेस का कितना जनाधार है। वहीं भाजपा में गुटबाजी की सवाल को लेकर शिवरतन शर्मा ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं। धोखे से कांग्रेस से एक बार चुनाव जीत गई है तो कांग्रेस की स्थिति अभी मुंगेरी लाल की बन गई है। आने वाला 2023 कांग्रेस का कितना जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी का कितना जनाधार है, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को बता देगी।
नेता हैं कुछ भी कह देते हैं, हालांकि धोखे से कोई जीतता नहीं, जनता जब वोट देती है तभी जीतते हैं। ये जनादेश का अपमान भी है। मध्य प्रदेश की नई पार्किंग नीति विवादों में है। कांग्रेस का कहना है कि नई पार्किंग नीति में कई खामियां हैं। नीति के चलते महंगाई के इस दौर में न सिर्फ वाहन खरीदना महंगा होगा, बल्कि पुराने वाहनों की समस्या को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नई नीति में सार्वजनिक पार्किंग को लेकर भी नियम स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बीते 17 सालों में सरकार ने पार्किंग को लेकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद भी स्मार्ट पार्किंग, प्रीमियम पार्किंग और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधा प्रदेश में फेल हो गई है। इसका कारण कांग्रेस सरकार और अधिकारियों की लापरवाही को मान रही है। उधर अधिकारियों का यह दावा है कि नई पार्किंग नीति से लोगों को फायदा होगा। महानगरों में पार्किंग की बड़ी समस्या का निदान होगा और लोगों को भी कई स्थानों पर मुफ्त पार्किंग की सुविधा मिलेगी। जो मल्टी लेवल पार्किंग थी या स्मार्ट पार्किंग थी वो भी फेल हो गई। जो सीसीटीवी कैमरे थे और जो पार्किंग्स में लगे हुए थे, वो पार्किंगों की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम व्यक्ति जो पेट्रोल डीजल की कीमत से पहले ही परेशान है, वो पार्किंग का शुल्क दे। तो सरकार की जो पार्किंग पॉलिसी है वो टोटली फेल हो चुकी है। 2022 से नया पार्किंग पॉलिसी लाया जा रहा है। इसमें मई 1, 2022 से जो निर्धारित पार्किंग स्थल है ऑलमोस्ट 50 के आसपास है, उनमें किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। मात्र मल्टी लेवल पार्किंग एवं प्रीमियर पार्किंग जो न्यू मार्केट के पास चिन्हित किया गया है, उन्हीं में पार्किंग शुल्क लगेगा। देश भर में गहराते कोयला संकट के बीच कई राज्यों में बिजली की कटौती होने लगी है। बिजली की भारी मांग के चलते कोयला सप्लाई पर खासा असर पड़ा है। बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेल महकमे ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए रेलवे ने कई मुसाफिर ट्रेनों के फेरे रद्द कर दिए। रेल मंत्रालय के मुताबिक पैसेंजर ट्रेनों के 700 से ज़्यादा फेरे 24 मई तक रद्द कर दिए गए, ताकि कोयला ले जाने वाली ट्रेनें अपना सफ़र समय से तय कर सकें। पश्चिम मध्य रेल के CPRO राहुल जयपुरियार ने बताया कि रेल मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा भी कोयला परिवहन के लिए अतिरिक्त रेकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले साल 361 ट्रैकों के जरिए 65.3 करोड़ टन का कोयला लदान किया गया था, जो इसके पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा था। कोयला परिवहन को पश्चिम मध्य रेलवे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। कोल प्लांट जो पश्चिम मध्य रेल के दायरे में भी है और जो पश्चिम मध्य रेल से बाहर भी जो कोल प्लांट्स हैं, वहाँ भी कोयले की आपूर्ति के लिए नियंत्रण, जो हमारे नियंत्रण कंट्रोल सेंटर्स हैं, वहाँ भी बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है, क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, ताकि कोयले के रेक्स कहीं पर भी विलंबित ना। बस्तर जिले के आड़ावाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आड़ावाल PHC नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रोग्राम की सूची में छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों में शामिल हुआ है और बस्तर संभाग में ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला ये सबसे पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस PHC को 6 मानक बिंदुओं में बेहतर पाया गया, जबकि संभाग के कांकेर के कोटरा PHC को 4 मानक बिंदुओं में उत्कृष्ट पाया गया। जानकारी के मुताबिक नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसके अंतर्गत पब्लिक हेल्थ सर्विस में गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। आड़ावाल अस्पताल के दौरे पर 28 मार्च को टीम आई थी और मूल्यांकन करने के साथ ही राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया। रेलवे संघर्ष समिति ने आज अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर में रेल रोको आंदोलन किया। समिति के सदस्यों ने बंद पड़ी ट्रेनों को फिर से संचालित करने की मांग की। इस दौरान हजारों की संख्या में आम लोग एकत्र होकर आंदोलन में शामिल हुए और मालगाड़ी रोककर अपना विरोध किया। अनूपपुर से अंबिकापुर लाइन पर पहले में चल रही यात्री ट्रेनों को दोबारा से परिचालन करने की मांग रेलवे से की गई, जिसमें रेलवे की तरफ से आंदोलनकारियों के सामने आए ACM S भारती ने जल्द ही ट्रेनों के परिचालन संबंधित आश्वासन देते हुए आंदोलन को समाप्त करवाया। देश भर में गहराते कोयला संकट के बीच कई राज्यों में बिजली की कटौती होने लगी है। बिजली की भारी मांग के चलते कोयला सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तो आगे चलते हैं, रायगढ़ नगर निगम की खबर का रुख करते हैं। रायगढ़ नगर निगम और JSPL के बीच चल रहा संपत्ति कर का विवाद अब तक नहीं सुलझ पाया है। मामले को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में नगर निगम ने
अब राज्य शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। रेलवे के फ्रंटलाइन कर्मचारी अब रेल कर्मी की जगह रेल कर्मयोगी कहलाएंगे। यात्रियों से किस तरह का व्यवहार किया जाए, यात्री संतुष्टि, यात्रियों को सही गाइडेंस, इस तरह के कई पहलुओं पर भोपाल रेल मंडल ने अपने करीब 1188 फ्रंटलाइन रेल कर्मियों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी। इस बारे में भोपाल मंडल के डीआरएम ने बताया कि मिशन रेल कर्मयोगी के तहत 11 फ्रंटलाइन रेल कर्मियों को लखनऊ के रेल ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर से ट्रेनिंग दी गई है। ये 11 रेल कर्मयोगी अब अन्य रेल कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे। इसमें लेवल 6, 7, 8 के कर्मी शामिल हैं। वहीं ट्रेनिंग लेकर आए रेल कर्मी योगी ने बताया कि रेल यात्रा को किस तरीके से सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाया जा सकता है, यात्रियों को आने वाली परेशानियों को किस तरह से हल किया जा सकता है, इस तरह के कई पहलुओं पर ट्रेनिंग दी गई। मार्गदर्शन देना और उनकी यात्रा को हर तरीके से सुगम बनाना, मतलब 2 तरफ से जोड़ना, यात्रियों की जो नीड है, उनकी जो आवश्यकता है उसको समझना, उनकी कठिनाइयों को परखना और रेलवे की जो सुविधाएं हैं अपने मंडल ही नहीं बाकी जगहों में, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इसमें ज़्यादा बात की गई है और बिहेवियर चेंज के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि हमारे जितने भी फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं उनके अंदर बिहेवियर चेंजेस लाए जाएं, जिससे रेलवे को निरंतर आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। पटियाला हिंसा पर एसएसपी दीपक पारीक ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैसे जैसे वीडियो सबूत और बयान आएंगे हम और आरोपियों को नामित करेंगे। हमने करीब 24 आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार करने टीमें लगाई हैं। मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने एक फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की प्रिकॉशन डोज के तौर पर स्पुतनिक वी को लिया जा सकता है, लेकिन जो पहली डोज ली गई थी उसे ही तीसरी डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिन लोगों ने स्पुतनिक की 2 डोज ली है उन्हें तीसरी डोज लगाई जा सकती है। दिल्ली में कोरोना के केसों में दिनों दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1520 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की जान गई है। दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 5716 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1412 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर भी गए हैं। आईपीएल 15 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान रविंद्र जडेजा ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने टीम की कमान एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को दे दी है। इस बात की जानकारी सीएसके ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। रविंद्र जडेजा ने अपने खेल पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। दंतेवाड़ा नगरीय क्षेत्र के आसपास इन दिनों बम धमाकों से लोग दहशत में हैं। बीते 3 दिनों से ये धमाके हो रहे हैं। इन धमाकों के चलते अब लोग घरों से निकलने में डरने लगे हैं। इधर पुलिस ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि वो विस्फोटक नहीं बल्कि संकेतक गोले हैं, जिनसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। दरअसल शुक्रवार को मांझी पदर आंगनबाड़ी के बच्चे 4 जिंदा पैराबम से खेलते नजर आए। रायपुर विकास प्राधिकरण के कमल विहार में खुले हुए मेन होल में गिरकर मवेशियों के जख्मी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी आरडीए के जिम्मेदारों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। आज सुबह फिर एक मवेशी कमल विहार की सड़क के बीच बने 12 फीट के गहरे मेन होल में गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। गहरे गड्ढे में गिरने से मवेशी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और अब वो बैठने के काबिल भी नहीं रह गया।
बीते 4 दिनों की बात करें तो मेन होल में मवेशी के गिरने की ये चौथी घटना है। आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अलग अलग गड्ढों में गिरकर मवेशी घायल हुए हैं। IBC 24 लगातार कमल विहार में अव्यवस्था के मुद्दों को प्रसारित कर रहा है, दिखा रहा है, लेकिन अधिकारी का रटा रटाया जवाब है। RDA के दोनों उपाध्यक्ष की बात को अगर मान लें तो ये बेहद खतरनाक है। दोनों उपाध्यक्ष ऐसे गड्ढे के निराकरण की बात कह रहे हैं। देखिए, बात कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। जिसे करना है वो कह रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बीच सड़क में कैसे सीवर लाइन बना है, इसकी जांच के लिए मैंने 2.5 महीना पहले ही एक अधिकारी को निर्देश दे चुका हूं। अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। ये समस्या हमेशा बने रहेगी और मैंने अपने अधिकारियों को बुला के बोला है कि परमानेंट इसका हल निकाला जाए और इसकी जांच की जाए कि क्या नॉर्म्स के आधार पे इनकी प्लानिंग बनी थी। अधिकारी RDA में मनमानी तो कर रहे हैं और लेकिन हम संचालक मंडल मिल के बोर्ड में जो है उस बातों को उठाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इशू हमारे संज्ञान में लाया जाता है उसको निश्चित तौर से अधिकारी हमारे संज्ञान में लाते हैं और बोर्ड की बैठक में उसको पास भी करते हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं है। शासन, हमारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हम लोग नियुक्त व्यक्ति हैं और जो इशू लाने के योग्य है वो अधिकारी लाते हैं। केंद्र सरकार की अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत सस्ते ट्रांसपोर्ट के लिए शुरू की गई सिटी बस की योजना भिलाई दुर्ग में फेल हो गई है। असल में दुर्ग भिलाई में 130 करोड़ की लागत से योजना शुरू की गई थी। शुरू में दुर्ग जिले के लिए सिर्फ 70 बसें ही उपलब्ध कराई गई थी। उसमें 56 बसें सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन 3 साल में यही 56 बसें अब कंडम हो गई हैं। ठेका एजेंसी इसका टायर तक नहीं बदल पा रही है। इधर इन बसों को खरीदने सरकार ने भिलाई निगम से 10 करोड़ रुपए लिए थे। अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी की ओर से कहा गया था कि ये पैसा निगम को वापस दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिला और ना ही मिलने की उम्मीद है। वहीं बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब निगम आयुक्त ने फिर से सिटी बसों को दुरुस्त कर संचालन करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बस नगर निगम के प्रांगण के अंदर किस अवस्था में खड़ी है और उसको वापस तैयारी करके अगर कोई चलाने की बात नए प्रोजेक्ट के साथ कर रहा है तो वो संगठित अपराध करने के लिए नए सिरे से एक प्रयास करने का कोई काम छोड़ के दूसरा कोई नया काम नहीं है। मजदूर वर्ग और गरीब वर्गों के लिए एक अच्छा साधन था। कम पैसे में लोग आना जाना करते थे। तो कोरोना के बाद से जो बंद हुई है सिटी बसें उसको पुनः चालू करना चाहिए, जिससे कि हमारे कर्मचारी और जो मजदूर वर्ग है उसको आने जाने में सुविधा प्रदान हो। बसें खराबी है उसी कंडीशंस को डालेंगे हम नए टेंडर में। और जो पुराने बसेस थी उसका जो कास्ट है, तो पुराने टेंडर में जो 7 साल का टेंडर था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, अब 7 साल खत्म, 5 साल लगभग गुजर गए, केवल 2.5 साल बचे हैं। 2.5 साल के आधार पर टेंडर की शर्तें में हम संशोधित करके RFP जारी करेंगे। एक साधु की साधना के आगे गर्मी कैसे नतमस्तक है, ये भी आपको देखना चाहिए। सीहोर में इन दिनों 42 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया। ये तो आप महसूस कर भी रहे होंगे और झेल भी रहे होंगे। लेकिन इसी बीच 9 दिवसीय राम मंदिर प्रतिष्ठा यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां पागल बाबा के नाम से मशहूर साधु तपती धूप में रेत के ढेर पर सूर्य साधना कर रहे हैं। एक और धूप में तपिश का असर अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर अपने तपोबल के दम पर पागल बाबा खुले आसमान के नीचे रेत पर सूर्य साधना कर रहे हैं। उनकी साधना यज्ञ के साथ साथ पूरे 9 दिनों तक चलेगी। शहर की जनता पागल बाबा की तपस्या को देखकर उनके दर्शन करने पहुंच रही है। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।